अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गजा के साथ साथ मस्जिद अक्सा के अतराफ भी इसराइल के मज़ालिम जारी। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज की अदायगी से ज़बरदस्ती रोक दिया गया। झड़प में मुतअद्दिद हुए ज़ख्मी। हमास सरबराह इस्माइल हानिया का अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन को पैगाम। कहा, उम्मीद करते हैं कि ब्लिंकन इसराइल के कब्जे को खत्म करने पर देंगे तवज्जो। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने किया बड़ा दावा। कहा, नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन अपनी 10 साला बेटी किम जोय को बनाएंगे अपना जानशीन। बीजेपी और आरएसएस पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बड़ा तनकीदी हमला। कहा, हिटलर की तरह काम कर रही है बीजेपी। मोदी की सारी तवज्जो गाय, उसके पेशाब और आरएसएस पर है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने आरएसएस और चाइना के दरमियान खुफिया बातचीत का किया इंकशाफ। कहा, आखिर चीन के सिफारतकार आरएसएस हेडक्वार्टर क्यों गए। और वेस्ट बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद लिया गया बड़ा एक्शन। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लीडर को आधी रात को घर से किया गया गिरफ्तार। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा समेत मस्जिद अक्सा के अतराफ में भी इसराइली मज़ालिम जारी हैं। इसराइली पुलिस ने हर हफ्ते की तरह इस बार भी मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने वालों के खिलाफ सख्त मुदाखलत की। नमाज से पहले मस्जिद अक्सा के अतराफ में लोहे की बाड़ें लगाते हुए पुलिस ने फ़लस्तीनियों को आगे जाने से रोका। मस्जिद अक्सा के अतराफ में सड़कों पर नमाज अदा करने वालों को भी इसराइली पुलिस ने रोका, जिस पर झड़प हुई, जिसमें केमिकल कंटेंट और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। इसराइली पुलिस के ज़दोकोब के नतीजे में कई बुजुर्ग ख़वातीन भी जख्मी हुई हैं। उधर इसराइल के ज़ेर मुहासरा गजा की पट्टी में 7 अक्टूबर से अब तक हमलों में हलाक शुदा फ़लस्तीनियों की तादाद 162 के इजाफे से 22,600 हो चुकी है। गजा के उमूर सेहत ने अपने बयान में कहा कि इसराइल की गजा की पट्टी में 91 रोज से हमलों का सिलसिला जारी है। हालिया 24 घंटों के दौरान 162 फ़लस्तीनी हलाक और 296 जख्मी हो गए। इसराइली क़ुव्वतों के हमलों में अब तक 22,600 फ़लस्तीनी जाँ बहक और करीब 58,000 अफराद जख्मी हो चुके हैं। महलूकीन में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फ़ौजियों का मुकाबला कर रहे फ़लस्तीनी जंगजू और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। इसराइली खातून न्यूज़ एंकर हमास के हमले के खौफ के बाद पिस्टल लगाकर अपने ऑफिस पहुंच गए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइली पॉलिसियों के हामी चैनल की एक खातून एंकर लिटल शेमेश को अपने डेस्क के पीछे बैठे कमर पर पिस्टल लगाए हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि खातून सहाफ़ी को उनकी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में भी शूटिंग प्रैक्टिस करते देखा गया था। इसके अलावा वो कई मरतबा फ़ौजी वर्दी में रिपोर्टिंग करते हुए भी खुद की कई तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर चुकी हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने अमेरिका को पैगाम भेजा है। हमास के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पैगाम में ग्रुप के सियासी ब्यूरो के सरबराह ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन से अपने ताज़ा तरीन मशरिक़ वस्ता के दौरे का आगाज़ करते हुए ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ब्लिंकन खित्ते के अपने दौरे में जारहियत को ख़त्म करने पर मरकूज़ रखेंगे ताकि कब्ज़े को ख़त्म किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ब्लिंकन पिछले 3 महीनों से सबक
सीखा है और अपने कब्जे की हिमायत में वाशिंगटन की गलतियों को उन्होंने महसूस किया है। हमें उम्मीद है कि अरब और इस्लामी ममालिक के हुक्काम वाशिंगटन को इस बात की तस्दीक करेंगे कि हमारे खित्ते का इस्तेहकाम मसले फ़लस्तीन से जुड़ा हुआ है। उधर अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन की गाड़ी पर मुजाहिरीन ने लाल रंग उछाल दिया है। मुजाहिरीन एंटोनी ब्लिंकन के घर के बाहर जमा हुए और जब ब्लिंकन की गाड़ी निकली तो मुजाहिरीन ने गाड़ी के रास्ते में लाल पेंट उंडेल दिया। फ़लस्तीनी झंडे पहने मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए और अमेरिका को साथ देने पर जंगी मुजरिम करार दिया। मुजाहिरीन ने अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा से मुतालबा किया कि फ़लस्तीनियों का खून बहाना बंद किया जाए और इस जुर्म में इसराइल का साथ देने का सिलसिला रोका जाए। Stop killing Gaza! Stop killing Gaza! Stop killing Gaza! Bloody Blinken! Hey, hey! Hey, ho! इस साल अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन की दौड़ में शामिल खातून लीडर निक्की हेली को इसराइल की भरपूर हिमायत के लिए शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। निक्की हेली के बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तनकीद के साथ तंज का भी निशाना बनाया। कुछ यूजर्स ने हेली को इसराइल का सफ़र करने और उन्हें वहां रहने और शायद हुकूमत की सरबराही करने की दावत भी दी, जबकि दूसरों ने हैरत का इजहार किया कि तेल अवीव बरसों से एक ही वक्त में वाशिंगटन से फौजी और माली इमदाद की दरख्वास्त आखिर क्यों कर रहा है। खासतौर पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल को सिर्फ अमेरिका ही से मदद क्यों मिल रही है। एक और यूज़र ने इसराइलियों का हवाला देते हुए पूछा कि अगर आप उनसे यानी इसराइलियों से इतनी मोहब्बत करती हैं तो आप उन्हें अमेरिका में ज़मीन क्यों नहीं देते। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी से मेडिकल शोबा बुरी तरह मुतासर हो चुका है। ख़वातीन पर तालीमी पाबंदियों के हवाले से अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्कूल जाने की उम्र में 80% अफगान लड़कियां तालीम से महरूम हैं। यूनिसेफ का कहना है कि इस पाबंदी से 10 लाख से ज़्यादा लड़कियां मुतासर हुई हैं। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के वाज़ेह असरात में से एक सेहत के शोबे में पेशेवर ख़वातीन की तरबियत का फुक़दान शामिल है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन अपनी 10 साला बेटी किम जोआई को मुमकिना तौर पर अपना जानशीन मुकर्रर कर देंगे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन की साहबजादी पहली बार 2022 के आखिर में अवाम के सामने नमूदार हुई थी और इससे पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था। अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस के बाद से वो आला मिसाइल तजुर्बात और फौजी परेड में किम जोंग उन के साथ नजर आती रही हैं और उन्हें अहम तरीन शख्स का प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड की कम उम्र MP के मुनफरिद अंदाज की वीडियो सोशल मीडिया पर जंग की आग की तरह वायरल हो गई है। न्यूजीलैंड में 170 साल से सबसे कम उम्र रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने वाली हाना रोवेती मैपी क्लॉर्क की ऐवान में ये पहली तकरीर वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने की वजह हाना की जानिब से पेश किया जाने वाला कदीम हाका है। हाना क्लार्क का ताल्लुक न्यूजीलैंड के मावरी कबीले से है जो इस खित्ते के असल बाशिंदे हैं। मावरी कबीले में कई तरह के रिवायती डांस है और हाका जो MP ने पूरे पार्लियामेंट में पेश किया वो भी ऐसा ही एक डांस है जो जंग या खेल शुरू होने से पहले पेश किया जाता है। हाना क्लार्क का हाका वाला वीडियो वायरल हुआ तो कई ममालिक में लोग गलती से ये समझे कि वो अपनी जुबान में तकरीर कर रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है।
इंडोनेशिया के जजीरे जावा में 2 पैसेंजर ट्रेनों में खौफनाक टक्कर की वजह से 3 अफराद हलाक जबकि 28 से ज़ायद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक कल सुबह तकरीबन 6:30 बजे दोनों ट्रेनों में तसादुम हुआ, जिसकी वजह से ट्रेनों की बोगियां उलट गई। हुकाम का इस हवाले से कहना है कि मज़कूरा ट्रेन बांडोंग राया मुसाफिर ट्रेन से टकरा गई, जिसमें 191 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे, जबकि तिरंगा एक्सप्रेस ट्रेन में 287 मुसाफिर सवार थे जो मशरक़ी जावा के शहर सोराबाया से सफ़र कर रहे थे। दोनों ट्रेनों में मौजूद सवार तकरीबन 500 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि ज़ख्मी होने वाले अफराद को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर और एनसीपी चीफ शरद पवार ने बीजेपी और पीएम मोदी समेत आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हिटलर की तरह काम कर रही है। बीजेपी के पास सिर्फ गाय और उसके पेशाब यानी गौमूत्र के अलावा कोई दीगर मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ गारंटियां देते हैं, लेकिन उनकी कोई भी गारंटी पूरी नहीं होती है। प्राइवेटाइजेशन, गलत तशहीर करना, मुस्लिम समाज के तय नफरत और जारहाना नेशनलिज्म ये बीजेपी के बुनियादी एजेंडे हैं। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में है। उन्होंने यानी बीजेपी ने एक जारहाना मुहिम पॉलिसी कायम की है। ये जर्मनी में हिटलर की तशहीरी मुहिम की तरह काम कर रही है। बीजेपी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, मगरबी बंगाल, बिहार और झारखंड में इख्तिदार से बाहर है। मुल्क में बीजेपी के लिए माहौल साजगार नहीं है। पीएम सिर्फ गारंटी देते हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने आज भी एक वीडियो जारी करते हुए चीन और आरएसएस के दरमियान खुफिया मंसूबे का अंदेशा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आखिर चीन के सिफारतकार आरएसएस के हेडक्वार्टर क्यों गए। मोदी और चीन की प्रेम कथा तो जग जाहिर है और उस प्रेम कथा में अब एक त्रिकोणीय एंगल आरएसएस का आ गया है। लेकिन यह चिंता का विषय है और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पहली बार इतिहास में चीन के राजनयिक, चीन के दूतावास के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए। वो वहां क्यों गए? आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस सरकार का हिस्सा नहीं है। आरएसएस तो अपने आप को गैर राजनीतिक दल, सांस्कृतिक दल बताता है। तो वहां पे क्या हुआ? और चिंता इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद चीन के मुखपत्र ने मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े। यह अलग बात है कि बायां हाथ कुछ और कर रहा है, दाहिने को उसका पता ही नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी 2024 में इस देश के विदेश मंत्री ने कहा चीन और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं है। तो जब रिश्ते सामान्य नहीं है तो वहां पर चीन के दूतावास के लोग क्यों गए आरएसएस? यह अलग बात है कि यही विदेश मंत्री पिछले साल कह रहे थे कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी के साथ कैसे निपटेंगे। अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान करना कोई एस जयशंकर से सीख ले। लेकिन अब याद रखिए कि हुआ क्या है। अप्रैल मई 2020 के बीच में चीन घुसपैठ कर रहा था और 15 जून की वो सियाह रात 2020 की जब 20 जांबाजों की गलवान में शहादत हुई। यह अलग बात है कि 4 दिन बाद मोदी जी ने देश से सीधा सफेद सपाट झूठ बोला और बिना पलक झपकाए कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि तब से 19 कोर कमांडर लेवल की बातचीत में, मीटिंग में चीन वही क्लीन चिट लेकर बार बार दोहराता है कि आपके प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। लेकिन इस दौरान क्या किया? इस दौरान मोदी सरकार ने हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट, जहां तक हम गश्त करते थे, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 उनको बफर जोन में डाल दिया। जिन रणनीतिक इलाकों पर हमने कब्जा किया था वहां से सेना को पीछे किया गया। और यही नहीं, सिर्फ 21 लोगों को इस देश में परमवीर चक्र मिला था। उसमें से एक मेजर शैतान सिंह थे जिनका स्मारक लद्दाख में बना हुआ था।
उस स्मारक को भी बफर जोन में डाल दिया गया, और सिर्फ स्मारक बफर जोन में नहीं डाला गया, अब कहा जा रहा है उसको शिफ्ट किया जाएगा। और इसकी पुष्टि भाजपा के खुद के काउंसलर ने लद्दाख में की है, वहां के चरवाहों ने की है कि जहां तक पहले जा सकते थे अब जा नहीं पा रहे हैं। अरे सब कुछ छोड़िए, इनका खुद का सांसद अरुणाचल में कहते हैं कि चीन गांव बसा रहा है और मोदी जी की आंखों से चीन के प्रेम की पट्टी ही नहीं उतरती है। लेकिन इस दौरान सरकार ने क्या किया जब यह सब हो रहा था? सरकार ने चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया और $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया। आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने कुछ छोटी मोटी ऐप्स को बैन कर दिया। चीन के राष्ट्रपति से मोदी जी की करीब 18 मीटिंग हुई है, 30 बार आए गए हैं, वो अलग बात है। इन 18 मीटिंग्स में मोदी जी ने देश के हित के बारे में क्या बात की मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अभी एक मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में अगस्त 2023 में, और उस मीटिंग के बाद चीन ने एक मैप रिलीज किया जिसमें हमारे ही देश के जगहों का अपने देश में बता दिया गया। मोदी जी चुप रहे, बिल्कुल चीन का नाम नहीं लेते हैं। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, यहां पर तो उनको झूले झूलने से फुर्सत नहीं है, ये साबरमती के तट पे झूल रहे हैं। महाबलीपुरम में नारियल पानी पिलाने से फुर्सत नहीं है, यहां पर शहनाई सुनने से फुर्सत नहीं है। और जब 20 जाबाजों की शहादत के बाद वो पहली बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले तो बजाय लाल आंख दिखाने के लाल शर्ट पहन के गलबैया करने को तैयार थे। तो आज सवाल यह है कि आपकी मोहब्बत का जो चीन से खामियाजा है, उसका जो कॉस्ट है वो देश अदा कर रहा है, उसकी कीमत देश चुका रहा है। अब ये आरएसएस के साथ क्या खिचड़ी पक रही है ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमारी भूभागीय अखंडता पर, हमारी संप्रभुता पर चीन अगर नजर उठाकर देखेगा तो उससे सेना निपट लेगी। लेकिन आप लोगों के बीच में क्या पक रहा है यह देश जानना चाहता है, और यह जवाब आपको भी देना पड़ेगा और यह नागपुर में बैठे हुए आरएसएस के लोगों को भी देना पड़ेगा। बंगाल राशन घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए नॉर्थ 24 परगना जिले से तृणमूल कांग्रेस लीडर शंकर आध्या को आधी रात को गिरफ्तार किया। आज उनको मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। शंकर आध्या बनगांव के साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन भी रह चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों ईडी की टीम पर हमला होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। ईडी और सीआरपीएफ की टीम जब टीएमसी लीडर को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो देर रात तक टीएमसी हामियों ने जमकर हंगामा किया। आखिरकार ईडी शंकर आध्या को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है। इसी के पेश नज़र इसका लोगो आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश वधिकर ने जारी किया। बाताजा मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर खड़गे ने जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मुल्क के समाजी, इक़्तिसादी और सियासी वो बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाले जाने की बात कही, तो वहीं ईडी और इनकम टैक्स की जानिब से किए जा रहे छापों को उन्होंने बीजेपी की कारस्तानी करार दिया। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। देखो, आज देश में दूसरी चीज भी है, ये तो हमारे कार्यक्रम के साथ साथ आपको दूसरा भी बोलूंगा। खुले आम बीजेपी सरकार ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे छोटे मोटे एजेंसीज को भी विपक्षी नेताओं के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग जो पार्टी के होते हैं उनके रिलेटिव्स के ऊपर वो आज हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं। और ये एक बहुत ताज्जुब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहते हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए,
कहाँ कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी ना किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है, वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। ये कैसा होता है? ये न्याय की बात करते हैं आप एक जो बात करते हैं कि हम बहुत क्या कहेंगे वो, हम बहुत स्वच्छ हैं, निष्कलंक है, ये बात करते हैं। अगर ये क्यों कर रहे हैं आप? कहाँ अगर आपको 2-4 एमएलए कम गिरे, उनको उठा लेके जाते हो, केस डालते हो, फिर वो सरकार क्लीन हो जाती है। ऐसी अगर हुकूमत चली, ऐसा ही देश चला है, तो क्या होगा कि जो जनता से चुन के आते हैं, आप उनको खरीद फरोख्त करके, डरा धमका के अगर शामिल कर लेते हैं, तो क्या अच्छी बात है ये? तो इसीलिए कांग्रेस खातून लीडर चित्रा सरबरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूरे मुल्क में अगर बीजेपी और उनकी ताकतों को कोई चैलेंज दे रहा है तो वो राहुल गांधी है। कांग्रेस के अंदर ये जो आज वापसी हुई है, जो हर तरफ हम एक वेव देख रहे हैं, तो इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आज जो एक ऊर्जा और जो एक दिशा आज कांग्रेस के अंदर पूरा देश देख रहा है, राहुल गांधी जी के अंदर। आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए, हालांकि कोई ये नहीं कहेगा कि रास्ता आगे आसान है, लेकिन आज पूरे देश में अगर भाजपा को और उनकी ताकतों को कोई चैलेंज कर रहा है तो राहुल गांधी जी हैं। आज उन्होंने जो ये घर वापसी हमारी स्वीकारी है, जो उन्होंने मौका दिया है, आज हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके अथक प्रयास रहे इसके बीच में, और हम समझते हैं कि हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ, युवा साथियों के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस आगे देश में, प्रदेश में और हर बूथ तक एक बहुत ही सशक्त लड़ाई लड़ेगी। एक बार फिर सभी साथियों का, हमारे सभी साथियों की तरफ से सीनियर लीडरशिप का बहुत बहुत आभार। महाराष्ट्र में बीजेपी एमएलए सुनील कामले ने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का ये मंजर वीडियो में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स ने लिखा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी अजीत ग्रुप के रियासती सदर सुनील तटकरे भी इस मौके पर मौजूद थे। वहीं एक और यूजर ब्राजेंद्र सिंह भोजला ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इख्तिदार का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी एमएलए अनिल कामले ने एक पुलिस जवान को थप्पड़ मारा। सोचिए कि ये पुलिस वालों को नहीं बकच रहे हैं तो ये जनता को तो कीड़े मकोड़े ही समझते होंगे। ज़्यादातरीन अपडेट इस मामले में ये है कि बीजेपी एमएलए जिन्होंने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारा, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर शेखर प्रधान सर, डॉक्टर आम आदमी पार्टी की खातून लीडर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर तंज किया और कहा कि दिल्ली में बीजेपी इलेक्शन इसलिए नहीं जीत पाती है क्योंकि उसने दिल्ली वालों के लिए एक भी काम नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाते तो उसका एक कारण है। उसका कारण है कि आपने दिल्ली के लोगों के लिए कभी काम करके ही नहीं दिखाया है। आज आप एमसीडी में देखिए, 15 साल में वहां की डिस्पेंसरियों का, वहां के अस्पतालों का बीजेपी ने 15 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही। इसलिए वो कोशिश कर रही है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर दिया जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक चीज और भी याद दिला दूं। मैं उनको एक बात याद दिला दूं कि जनता ये भी देख रही है कि एक के बाद एक, जहां अरविंद केजरीवाल हर सुविधा देते हैं इलाज की,
और आप उन पे झूठे केस लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आयुष्मान भारत की बात आती है, 18 लाख फर्जी नामों की बात आती है, तो आप उसकी जांच के लिए एक उंगली भी नहीं उठाते हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता बेवकूफ नहीं है। दिल्ली की जनता को पता है कि अगर एक आदमी ने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया है तो वो आदमी अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार बीजेपी की सारी साजिशों के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा के साथ साथ मस्जिद अक्सा के अतराफ भी इसराइल के मजालिम जारी। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज की अदायगी से जबरदस्ती रोक दिया गया। झड़प में मुतअद्दिद हुए जख्मी। हमास सरबराह इस्माइल हानिया का अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन को पैगाम। कहा, उम्मीद करते हैं कि ब्लिंकन इसराइल के कब्जे को खत्म करने पर देंगे तवज्जो। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने किया बड़ा दावा। कहा, नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन अपनी 10 साला बेटी किम जोय को बनाएंगे अपना जानशीन। बीजेपी और आरएसएस पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बड़ा तनकीदी हमला। कहा, हिटलर की तरह काम कर रही है बीजेपी। मोदी की सारी तवज्जो गाय, उसके पेशाब और आरएसएस पर है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने आरएसएस और चाइना के दरमियान खुफिया बातचीत का किया इंकशाफ। कहा, आखिर चीन के सिफारतकार आरएसएस हेडक्वार्टर क्यों गए। और वेस्ट बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद लिया गया बड़ा एक्शन। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लीडर को आधी रात को घर से किया गया गिरफ्तार। और न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।